देखिए आज हम बात करते हैं आपका फाइंडिंग डायपोल मोमेंट। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। डायपोल मोमेंट कैसे आप केमिस्ट्री में निकालते हैं मॉलिक्यूल्स में आसानी से। लिखा है ब्रैकेट में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल स्पीसीज। यहाँ सिमेट्रिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आता है जो आपकी बहुत जगह काम आएगा। हालांकि उसके लिए अलग वीडियो बननी चाहिए थी, लेकिन इसी में देखिए आप कि फाइंडिंग डायपोल मोमेंट आप जानते हैं, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि साहब डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक बात है। क्यू आपका चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन है। देखिए म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये यूनिट क्या होती है? आपने कहा साहब यूनिट हो गई इसकी डेबाय। तो डेबाय इसका यूनिट है, क्यू इंटू डी है। यहाँ पे डी डिस्टेंस है, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस इन बिटवीन, डिस्टेंस इन बिटवीन। और आपका जो यहाँ पे क्यू है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। कि हम सिर्फ अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ही है। अब आपने कहा साहब इसमें म्यू यूनिट डेबाई है। यहाँ पे कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पूछता है तो एक चीज़ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए डी डिस्टेंस है तो क्यू इंटू डी पड़ा हुआ है। इसको मैं नॉर्मल चीज़ है, मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया है इसको। यहाँ पे साहब इसका मतलब है आपका क्या आया कि पहली चीज़ मिली म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यूनिट क्या है? डेबाई। ठीक, जहाँ पे 1 डेबाई होता है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU CM। चार्ज को आप अगर जो है नॉर्मल मेज़र करते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम हुआ। अगर आप यहाँ ESU के फॉर्मेट में लें तो ये 4.8 इंटू उस फॉर्मेट में आ जाता है। तो आपने कहा साहब क्यू कितना हो गया आपका? इंटू 10 टू पावर माइनस 10। देखिए ESU आपको डी दिया होगा, अगर एंगस्ट्रॉम में दिया, किसी में दिया, उसे कन्वर्ट कर लेंगे आप, वो हम देखते हैं अभी। तो अब आपको केमिस्ट्री में क्या मतलब है, यहाँ पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई। हेड कहाँ होगा? हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। देखिए टुवर्ड्स मूव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव। ये आपका जो टेल है इलेक्ट्रो पॉजिटिव की ओर होगी। तो क्या मतलब है इस चीज़ का, हम इसको देखते हैं। मान लीजिए आपका कहता है साहब कि NH3 का, ये NH ऐसे ही बनाए हुए हैं, देखिए हम H NH3, ऐसे आपने H2O बनाया OH H। अब यहाँ पे लोन पेयर है एक, ये लोन पेयर को ऐसे बना दिया आपने। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आप जानते हैं 2 लोन पेयर है, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया। लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, आपने पढ़ा होगा या कभी हम बात करेंगे इस पर। तो साहब ये अब आपने कहा कि लोन पेयर, ये हमेशा याद रखिए, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन FON के हिसाब से ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एलिमेंट पे यानी किसी पे भी अगर लोन पेयर है तो याद रखिएगा लोन पेयर हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस एटम से जिस पे कि वो है। ऑब्वियसली यहाँ पे यानी नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू दैट एटम टू विच इट इज़ अटैच्ड। तो साहब यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए आपने डायपोल ऐसे बनाया है, ये इस तरह से। हेड किस साइड है? नाइट्रोजन की ओर, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए हेड किस साइड है? नाइट्रोजन की ओर। यहाँ हेड किस साइड है? वेक्टर बना रहा हूँ मैं आपके नाइट्रोजन की ओर। अब आपने कहा लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अभी हमने बोला, याद रखिए लोन पेयर हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस एटम से जिस पे वो लगा हुआ है। तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ वेक्टर क्या आ गया? इस तरह से आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। अगर ये चूंकि ये N और H सेम है, अगर ये म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, तो ये म्यू डैश हो गया। तो इस तरह से निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे आपने कहा ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इस तरह से इसका देखिए डायपोल मोमेंट यहाँ आया, यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन की ओर आ गया क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब लोन पेयर हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम इटसेल्फ, एटम से। तो साहब ये आपका इस तरह से डायपोल का वेक्टर फॉर्म करना हुआ। तो अभी हम कैसे इस चीज़ को आसानी से हल करते हैं बिना पेन छुए। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना है कि वहाँ पे हमको पेन न छूनी पड़े। तो ये पहला मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए ये डायपोल आपने देखा कि इस तरह से नॉर्मल फॉर्मेट में निकालते हैं। अब आपने कहा साहब फॉर डाई एटॉमिक स्पीसीज, यहाँ लिख लिया मैंने, फॉर डाई एटॉमिक स्पीसीज। अगर स्पीसीज जो हैं
आपकी डाई एटॉमिक हैं। जैसे आपने कहा साहब H2 है, ये क्या हो गया H। आपने कहा साहब Cl2 है, ये क्या हो गया Cl। आपने कहा साहब HCl है, ये क्या हो गया आपका HCl। अब देखिए यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होगी, यानी डायपोल मोमेंट कितना हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे भी दोनों क्लोरीन है तो डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि डाई एटॉमिक स्पीसीज में डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या आएगा यहाँ पे हालांकि दो अगर डाई एटॉमिक है तो सिमेट्रिकल कहना गलत होता है, फिर भी ये Cl है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिए, आपने जैसे पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये पोटेंशियल की तरह होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमेशा रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में निकाली जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पाउलिंग स्केल पे निकालते हैं हम, कंपैरिजन में, सापेक्ष में निकालते हैं। अकेले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं होता कि हमने कहा साहब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अकेले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे HCl की होती है लगभग ये 2.1 है मान लिया हाइड्रोजन की। तो अब Cl आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ज़्यादा, देखिए, तो इसकी होती है लगभग 3.0। किस पे? पाउलिंग स्केल पे निकाली जाती है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन, देखिए उसका डिफरेंस आ गया नेगेटिविटी का, तो यहाँ पे नेगेटिव कौन है? Cl, ये डायपोल इस तरह से हो गया। तो यानी पहला नियम क्या आया, डाई एटॉमिक स्पीसीज में आपका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जहाँ पे डिफरेंस है वहाँ तो डायपोल होगा, यहाँ तो म्यू है। देखिए, जहाँ पे सेम एलिमेंट लगे हुए हैं तो वहाँ पे आपका डायपोल कैंसिल हो गया, क्योंकि इसकी जो नेगेटिविटी है वही इसकी है। तो ये डाई एटॉमिक स्पीसीज में है। अब आपने कहा साहब मान लीजिए पॉली एटॉमिक स्पीसीज हो, तो ये याद रखिएगा आप, क्योंकि डायपोल आपका जो है जब हम निकाल रहे हैं तो ये कंपेरिजन वाला टर्म है, अकेले उसका डायपोल का कोई मतलब नहीं है। तो अब आपने कहा साहब पॉली एटॉमिक स्पीसीज, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, पॉली एटॉमिक स्पीसीज। इसमें एक नियम समझिए आप पहले कि कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है सिमेट्रिकल स्पीसीज, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, देखिए कि सिमेट्रिकल स्पीसीज विल हैव 0 डायपोल मोमेंट। उसका डायपोल मोमेंट जो है 0 होता है। इट विल हैव 0 डायपोल मोमेंट। सिमेट्रिकल स्पीसीज का डायपोल मोमेंट आपका जो है वो हमेशा 0 होगा। अब सिमेट्रिकल स्पीसीज कौन सी हुई, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल स्पीसीज। यहाँ लिख ले, देखिए स्पीसीज विल बी सिमेट्रिकल। कोई भी चीज, कोई भी स्पीसीज सिमेट्रिकल कब होगी? पहला केस, व्हेन सेंट्रल एटम देखिए डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, यानी हैव नो लोन पेयर, जब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। दूसरी चीज, एंड लिख रहा हूं यहां पे, एंड दूसरा जो है ऑल स्पीसीज या एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम आर सेम। यानी ये दो चीजें अगर होती हैं, अगर ये दो चीज लागू होती हैं तो डायपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए ये सिमेट्रिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट है। ये आपका इसका आगे भी यूज है कि अगर स्पीसीज सिमेट्रिकल है तो आपका जो है बॉन्ड जो एंगल है, बॉन्ड एंगल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर नहीं पड़ता है। वो बताऊंगा आगे आप लोगों को भी। तो स्पीसीज अगर सिमेट्रिकल है तो दो पहचान है, पहला तो सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है कि सेंट्रल एटम से जुड़ी चीज़ें समान होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लागू होती हैं तो वो स्पीसीज क्या हो गई? सिमेट्रिकल हो गई, उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। अब यहाँ पर मैं देखिए पॉली एटॉमिक की बात कर रहा हूँ, तो सिमेट्रिकल स्पीसीज इसको मैंने हटा दिया, आपने इसको देख लिया होगा। अब ये दोनों चीज़ें मैं देख रहा हूँ लाइन से, देखिए पॉली एटॉमिक में ये ऊपर का हमने छोड़ा हुआ है, चाहे तो उसको हटा दें या चलिए रहने देते हैं अभी। अब आपने कहा स्पीसीज सिमेट्रिकल है, जैसे पॉली एटॉमिक में आपने कहा साहब ट्राई एटॉमिक, देखिए
O2, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। आपने कहा साहब CS2, CS2, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। अब देखिए कार्बन पे आप जानते हैं कि साहब कोई लोन पेयर नहीं होता है, कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। उसके बाद देखिए कि क्या दोनों चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो समान हैं। जैसे अगर एक यहाँ S है तो यहाँ भी S है, अगर यहाँ पे आपका C मान लीजिए O लगा है तो यहाँ भी O लगा हुआ है। तो जैसे आपने कहा BeF2, BeF2, देखिए यहाँ पे ये Be है, ये साहब F आ गया, ये F आ गया। अब ये स्पीसीज सिमेट्रिकल हैं। क्यों सिमेट्रिकल हैं? पहला नियम देखिए, सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन पे आप जानते हैं आउटर पे 4 होते हैं, चारों बिजी हैं इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए, दोनों यहाँ यूटिलाइज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहाँ भी लोन पेयर 0 है। पहली कंडीशन लागू हो गई, ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए कि सभी जो चीज़ें जुड़ी हैं, अटैच्ड एलिमेंट या एटम है, वो समान होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी F है, ये भी F है। तो यहाँ पे इन तीनों केस में क्या हो गया, यहाँ भी म्यू 0 हो गया, डायपोल मोमेंट यहाँ भी 0 हो गया, डायपोल मोमेंट यहाँ भी 0 हो गया। तो ये हमने ट्राई एटॉमिक स्पीसीज में देखा कि डायपोल मोमेंट कब 0 हो गया, जब ये सिमेट्रिकल। ये नियम हमेशा लगना है। तो सिमेट्रिकल है, सबसे पहले अगर डायपोल मोमेंट कंपैरिजन पूछता है आपसे तो आपको क्या देखना है, स्पीसीज सिमेट्रिकल है या नहीं है। अब मैं इसको नियम आपको याद हो गए होंगे ये कि सिमेट्रिकल स्पीसीज क्या होती है। थोड़ा इसको हम चेंज करते हैं। अब ट्राई एटॉमिक के बदले आपने कहा साहब मान लीजिए हमने अब सेंट्रल एटम को मिला के टोटल 4 एटम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अगला लिया CH4, देखिए CCl4। अब देखिए कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, यानी लोन पेयर आपके 0 है। दूसरी बात, सभी स्पीसीज क्या हैं, समान है, सभी चीज़ें हाइड्रोजन है, सभी चारों चीज़ें क्लोरीन है। दूसरा, एंड ऑल एटम्स अटैच्ड आर ऑफ सेम एलिमेंट। तो यानी ये दोनों चीज़ें सिमेट्री की कंडीशन यानी लागू हो गई, यानी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। तो म्यू कितना हो गया, आपने कहा साहब म्यू 0 हो गया। तो इस तरह से निकाला जाता है। देखिए CH4 में भी आपने कहा साहब ये 0 हो गया। अब आप देखिए इसको, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। कहीं पूछता है CH4 का कितना है, CCl4 का कितना है, आपने कहा म्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल स्पीसीज है। अब हम टेट्रा में आते हैं। ये तो पेंटा एटॉमिक हो गई थी, आपने कहा टेट्रा में आपने BF3 बनाया। आपको रटना नहीं है, देखिए मैं आपको रटने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगा। देखिए B ये है, ध्यान दीजिएगा, ये F है, ये F, ये F। वैसे आप जानते हैं कि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बोरॉन फैमिली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई। क्यों? हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आउटर पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 यहाँ आए तो 6 हुए, होने चाहिए 8, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। इसलिए क्या होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं। BS3 आपका वो क्या है, लुईस एसिड है। BS3 आपका डाइमर फॉर्म करता है। हमेशा याद रखिएगा, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं इस उम्मीद से, इस संभावना से कि शायद 2 मॉलिक्यूल के मिलने से हमारी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। BS3 के 2 मॉलिक्यूल जब डाइमर बनाते हैं, B2S6 बनाते हैं, तो भी उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मेंटेन रहती है, यानी लुईस एसिड का नेचर बना रहता है। अब ये BF3 है। अब देखिए आप जानते हैं साहब ये एंगल है 120 डिग्री। इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, समझना है बस। देखिए अब आपने कहा ये आपने बाइफर्केशन किया, एंगल को बाइफर्केट किया, यहाँ पे देखिए इस तरह 90 खींच लिया। ये चूंकि B और F है, 2 एलिमेंट में हमेशा डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ BF है, ज़्यादा नेगेटिव कौन है, F है, तो डाइपोल का हेड इस साइड हो गया। देखिए ऐसे ही यहाँ पे F ज़्यादा नेगेटिव है, इस साइड हो गया, यहाँ पे ये इस साइड हो गया। अब एलिमेंट का कॉम्बिनेशन सेम है, F और B, तो ये म्यू है, तो ये भी म्यू होगा, ये भी म्यू होगा। अब देखिए ये एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना हुआ आपका, 60 हुआ। अब इस म्यू का यहाँ आपने कंपोनेंट लिया, इस म्यू का हो गया ये म्यू cos 60, और यहाँ लेंगे तो ये म्यू sin 60। ऐसे ही इस म्यू का लिया आपने इस साइड, तो क्या हो गया म्यू cos 60। इसका इस साइड लिया, देखिए ये एंगल 60 था, यहाँ लिया तो म्यू sin 60। अब ये देखिए म्यू sin 60 यहाँ है, ये म्यू sin 60 इससे कैंसिल हुआ। ये म्यू cos 60 प्लस म्यू cos 60 कितना हुआ, 2 म्यू cos 60 इज इक्वल टू 2 म्यू,
cos 60 आप जानते हैं हाफ होता है, तो कितना आ गया म्यू। अब देखिए ये म्यू कैंसिल हो गया इस म्यू से, देखिए ये उस साइड है ये इस साइड है, तो आपका अल्टीमेट म्यू कितना आ गया 0 हो गया। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्यों कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल स्पीसीज में डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो इतना आपको देख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपने मान लीजिए ये अच्छे से हमने सिस ट्रांस में देखा था, तो वो केस भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगता है। ये आपसे कहता है साहब ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका Cl है, ये भी Cl है, ठीक बात है। ये CS3 है, ये CS3 है, ठीक। ये आप जानते हैं कि समान ग्रुप आमने सामने है, पहले का लेक्चर देखिएगा। तो क्या हो गया ट्रांस हो गया, दिस इज जेंटलमैन ट्रांस। यहाँ देखिए इसमें C डबल बॉन्ड C, ये Cl ये Cl। अब पाई बॉन्ड के एक साइड है सेम ग्रुप, तो मैंने बताया था आपको ये सेम लाइनेज यानी सेम ग्रोथ में होने से आपका सिस हो गया, ठीक बात है। अब कैसे निकालते हैं, आप दोनों इनको एक के ऊपर एक बैठा लीजिए। पहले सुनिए कि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल इसका इस साइड हो गया, क्योंकि हेड कहाँ होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस साइड होगा। Cl ज़्यादा नेगेटिव है तो ये इस साइड हो गया। अब यहाँ पे CS3 की कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन, आप जानते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होती है, सारे रूल बताऊंगा कभी आपको किसी वीडियो में इसके। तो ये ज़्यादा नेगेटिव है तो ये इस साइड से ऐसे आया, यहाँ पे साहब ये ऐसे आया। नाउ ये CCl है, अगर ये म्यू है तो इस CCl में भी म्यू हुआ। ये CS3 और आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ म्यू डैश हो गया, तो ये भी म्यू डैश हो गया। अब क्या करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए आपको इस कार्बन को इसके ऊपर बैठा दीजिए। अब इसके बैठा दिया ऊपर तो क्या हुआ, ये कार्बन ऐसे आ गई, ये कार्बन दूसरी आ गई। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका म्यू था, देखिए अभी इसको इसके ऊपर रखिए, ये म्यू था, यहाँ म्यू था, ये आपका म्यू डैश था, ये म्यू डैश था। देखिए कट गया ये, यानी डायपोल कितना आ गया आपका, डायपोल मोमेंट 0 हो गया। तो ट्रांस में डायपोल मोमेंट 0 होगा या कम होगा। मान लीजिए कम मतलब, देखिए आपने इतना देख लिया होगा, इसको हटा रहा हूँ। कम मतलब आपने कहा साहब ये अगर मान लीजिए Cl है, सपोज ये Br है, तो ये कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा, फिर भी ये आप देख रहे हैं एक इस साइड है एक इस साइड है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कम होगा। म्यू 0 और लेस, ये तो 0 होगा या कम होगा। यहाँ पे देखिए आपने कहा साहब Cl नेगेटिव है, ये यहाँ से इधर गया, और ये Cl नेगेटिव है, ये यहाँ से इधर गया। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्डेड वाला आपका नेगेटिव है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। यहाँ देखिए आपके डायपोल का सेम डायरेक्शन है, अगेन इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, तो ये वेक्टर में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। यानी सिस में डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होता। इसलिए हमने बात की थी कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन इज लेस देन सिस, क्योंकि सिस में कभी 0 नहीं होगा और ट्रांस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सिस में आपका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, ठीक। ये इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए इतना देख लिया होगा आपने। उसके बाद मान लीजिए आपके वो एरोमेटिक कंपाउंड में पूछता है, तो आपको रटना वहाँ भी बिल्कुल नहीं है। अब क्यों नहीं रटना है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वेक्टर समेशन का या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपसे कहता है साहब कि हमने इस तरह से लिया, बेंजीन का रिंग बनाया, ठीक बात है। ये साहब Cl लगाई है, ये Cl लगाई है। हमने दूसरा बनाया, थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको वेक्टर में कन्फ्यूजन ना हो। एक Cl यहाँ लगाया है हमने, एक Cl यहाँ लगाया है, ठीक बात है। अगला साहब हमने ऐसे बनाया और ये Cl एक यहाँ लगाया, दिस इज अनदर Cl। दिस आप जानते हैं आमने सामने की लोकेशन है, यानी पैरा है, ये आपका बगल में यानी ऑर्थो है, और ये आपका मेटा है। देखिए पैरा आपका डाइक्लोरोबेंजीन है, ये ऑर्थो में है, ये मेटा में है। अब यहाँ पे मान लीजिए कहता है कि आपको डायपोल मोमेंट निकालना है। हो सकता है Cl समान हो, Cl हो या Cl Br हो, उससे फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताऊंगा अभी। अब ये Cl ये बेंजीन का न्यूक्लियस माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है, तो ये सकारात्मक पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, Cl हुआ। देखिए यहाँ सेंटर से ले रहा हूँ, ये वेक्टर यहाँ गया Cl की ओर, ये अगर म्यू था तो आप जानते हैं यहाँ भी एलिमेंट कॉम्बिनेशन सेम है, तो ये भी म्यू हो गया। तो ये म्यू इस म्यू से कैंसिल हो गया। तो पैरा में क्या हुआ
कि म्यू या तो 0 होगा या फिर अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक वेक्टर इधर है, एक यहाँ है, 180 पे देखिए ठीक अपोजिट है। अब आपने ऑर्थो में कहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे आपने बढ़ाया इसको इस तरह से, इसको ऐसे बढ़ाया, ऐसे ही आपने यहाँ मेटा में ऐसे बढ़ाया, देखिए ये ऐसे बढ़ाया वेक्टर। एक वेक्टर ये है आपका म्यू, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा है म्यू। ये साहब एक वेक्टर इस तरह से गया म्यू, एक वेक्टर यहाँ गया आपका म्यू। ध्यान दीजिए भाई, देखिए अब हमने इसका एंगल का बाइफर्केशन किया। ये देखिए एंगल को हमने ठीक आधे भागों में बांटा। आप जानते हैं ये बेंजीन में आपके 6 साइड्स हैं और आपके एक पॉइंट के चारों एंगल 360 होते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 आपका जो है ये 60 डिग्री का एंगल था। ध्यान सुनिएगा, ये 6 साइड्स हैं तो 360 अपॉन 6 यानी कि 60 डिग्री का एंगल आया। अब ये एंगल सब जो है 60 डिग्री के हैं तो ये कितना हुआ, ये 30 था, ये 30 था। ऐसे ही यहाँ पे आपने बाइफर्केशन किया एंगल का, देखिए ऐसे, और परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे। अब ये एंगल कितना था, 2 साइड थी, 60 इसका 60 इसका, 120 था, तो अब ये एंगल 60 हुआ, ये 60 हुआ। ये 90 है आपका, ये 60 है, तो ये आपका 30 हो गया, और साहब ये भी 30 हो गया। इससे मतलब नहीं है हमें, यहाँ देखिए हमने जो आपका बाइफर्केशन किया है एंगल का, उसको हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इस म्यू का, पहले म्यू का कंटेंट इस साइड से। देखिए इस एक्सिस पे क्या हुआ, ये एंगल 30 है, म्यू कॉस 30। यहाँ पे क्या हुआ, 90 पे म्यू साइन 30। इस वाले म्यू का देखिए यहाँ क्या आया, म्यू कॉस 30, यहाँ क्या आया, म्यू साइन 30। अब ये म्यू साइन 30 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो गए, तो कितना हुआ टोटल, 2 म्यू कॉस 30, 2 म्यू कॉस 30 इज इक्वल टू 2 म्यू इनटू, अब कॉस 30 आपका, जैसे आपने साइन में वैल्यू याद की होगी, तो वैसे ही कॉस में साइन में क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कब, जब एंगल 0 हो, 30 हो, सो ऑन। तो कॉस 30 आपने कहा साहब ये हो गया √3/2। तो कितना आया आपका, ये 2 कैंसिल हो गया, ये √3 म्यू आ गया। अब यहाँ देखिए इस केस में ये आपका म्यू है, इधर 60 है, तो ये यहाँ पे गया म्यू कॉस 60, इसका यहाँ कंपोनेंट, और यहाँ पे गया 90 पे म्यू साइन 60। इस वेक्टर का इस साइड गया 60 पे म्यू कॉस 60, यहाँ 30 पे गया म्यू साइन 60, ठीक 90 पे हम वही लेते हैं। तो ये म्यू साइन 60 कैंसिल हो गए, आमने सामने हैं। टोटल कितना आया, 2 म्यू कॉस 60 प्लस म्यू कॉस 60, यानी यहाँ म्यू हो गया आपका 2 म्यू कॉस 60 इज इक्वल टू 2 म्यू इंटू हाफ, यानी ये हो गया आपका म्यू। तो आप देख रहे हैं कि आपको क्यों नहीं ये चीज़ याद करनी है, ये ध्यान रखना है आपको कि साहब यहाँ पे इसमें 0 है, देखिए यहाँ √3 म्यू ज़्यादा होता है म्यू से, और ये किस में है, ऑर्थो, यानी O ग्रेटर देन, देखिए आपका मेटा M ग्रेटर देन P, OMP याद रखना है आपको। तो याद रखिए, आपके अगर एरोमेटिक कंपाउंड है जहाँ 2 ग्रुप लगे हैं आपके ऑर्थो, पैरा या मेटा पे, तो वहाँ पे ऑर्डर क्या होगा डायपोल मोमेंट का, OMP। ऐसे याद रखेंगे तो आपको इतने नाटक की जरूरत नहीं पड़ेगी। OMP, O ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा, OMP याद रखिए। देखिए ठीक, ये मेरे ख्याल से इसमें आप निकाल लेंगे, देखिए OMP से आप इसमें निकाल लेंगे। इसको मैंने हटा दिया। क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या पूछता है, सिमेट्रिकल स्पीसीज का फंडा हमेशा याद रखिएगा कि अगर स्पीसीज सिमेट्रिकल है तो साहब डायपोल मोमेंट 0 होगा। अब मान लीजिए आपसे न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल से पहले देखते हैं कि साहब कहता है आपसे NH3 वर्सेस NF3, इनका देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने N लिया, यहाँ भी N लिया, ये N पे लोन पेयर था, आप जानते हैं नाइट्रोजन फैमिली में लोन पेयर होगा एक, ठीक बात है। यहाँ 3 H थी, इस तरह से आ गई। कैसे ये बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है इस पर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। देखिए ये F आया, ये F आया, ये F आया। अब आपने कहा साहब ये तो N और F है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में FON से याद कीजिए,
तो यहाँ तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट, आप जानते हैं 4.0 होती है पाउलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, तो हमको लगता है एक झटके में कि NF3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इससे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पे म्यू डैश तो यहाँ हो गया, यहाँ भी देखिए ये म्यू डैश यहाँ हो गया, ठीक बात है। अब यहाँ नाइट्रोजन नेगेटिव है तो नाइट्रोजन क्यूब जाएगा, मान लीजिए ये म्यू है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्यूब गया, मान लीजिए ये म्यू है, और नाइट्रोजन क्यूब गया, यहाँ लिखिए म्यू है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 चारों वेक्टर क्या हो गए? एडअप हो गए, एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, इसीलिए NH3 में ज़्यादा हो जाता है NF3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फ्लोरीन क्यूब इसका हेड होगा, देखिए वेक्टर का हेड जो है पॉइंट फ्लोरीन की होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 तो जुड़े, लेकिन इनसे ये लोन पेयर वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्शन, इसीलिए डायपोल मोमेंट NH3 में ज़्यादा होता है NF3 से। इसको ध्यान में रखिए कि आपको ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको जो है याद रहनी चाहिए। अब आपने कहा साहब आगे बढ़ते हैं इसमें, मान लीजिए वो आपसे कहता है कि HF HCl HBr HI की हम बात करते हैं, कहता है साहब ये HF HCl HBr HI की बात की। अब आपने कहा साहब ये फ्लोरीन, सब में हाइड्रोजन कॉमन है, यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हालांकि वो फिक्स हो गई, देखिए सब में हाइड्रोजन कॉमन है, तो क्या हुआ? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F ग्रेटर देन Cl, यहाँ पे ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। ये किसका ऑर्डर है? जाई, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जाई से इलेक्ट्रो, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर रहे हैं, तो साहब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम है, यानी पोलैरिटी डिफरेंस मैक्सिमम है, तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो गया? ये हो गया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ म्यू। कभी आपसे निकालने के लिए कहता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके डाई एटॉमिक स्पीसीज में बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है? डाई एटॉमिक में डिपेंड करता है आपके, देखिए, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपसे कहता है साहब एक, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन सोचते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू लेते हैं, ये कहता है साहब हमको, आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल AB, यहाँ लिख लिया मैंने, अ मॉलिक्यूल AB, अ मॉलिक्यूल AB, कोई मॉलिक्यूल हमने ऐसे लिया कि अ मॉलिक्यूल AB। अब AB में ये A है, ये B है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कहता है मान लीजिए इसका जो है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट 1.45 D है, यहाँ कहते हैं हैज़ ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट एज 1.45 D। डेबाई में है, डेबाई को कैसे कन्वर्ट करने हैं ऊपर लिखा हुआ है मैंने, देखिए, तो 1.45 D इसका जो है वो ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट है। याद रखिए जो डायपोल मोमेंट दिया होगा वो हमेशा ऑब्जर्व्ड होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको हमेशा दी होगी। अब मान लीजिए कहता है एंड वेवलेंथ, या बॉन्ड लेंथ कह लीजिए, वेवलेंथ क्यों लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड लेंथ, एंड बॉन्ड लेंथ एज, अब आपको बॉन्ड लेंथ ये A है, ये B है, कहता है साहब 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक। कहता है साहब आपसे फाइंड परसेंटेज आयनिक नेचर या कैरेक्टर। तो ये इसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, देखिए ये इस पे एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनता है केमिस्ट्री में। आपने कहा साहब ये AB मॉलिक्यूल है, तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए क्या क्या दिया है हमको, डेटा ये दिया हुआ है, इसका डायपोल मोमेंट हमेशा ऑब्जर्व का दिया होगा, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए परसेंटेज आयनिक नेचर यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100। ये क्या हो गया ऊपर वाला, म्यू ऑब्जर्व्ड, जो हमने ऑब्जर्व किया है, ये क्या हो गया, म्यू आयनिक, ठीक। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो दिया होगा वो हमेशा म्यू ऑब्जर्व्ड होगा, यहां लिख ले, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है आपको, ऑलवेज गिवन, दिस इज ऑलवेज गिवन एज इट इज दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व नहीं भी लिखता तो भी आप इस डायपोल मोमेंट को ऑब्जर्व मानते, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, कहीं कहीं वो ऑब्जर्व नहीं लिखेगा, तो जो दिया हुआ है उसको आप ऑब्जर्व मानेंगे। अब म्यू आयनिक कहां से निकालते हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है Q इंटू डी, Q इंटू डी। परसेंटेज के लिए आप जानते हैं 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला होता है। अब देखिए क्या है,
आपको क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। 1.45 दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल का। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, परसेंटेज आयनिक, आपका कैरेक्टर क्या हो गया, म्यू ऑब्जर्व्ड। कितना दिया है म्यू ऑब्जर्व्ड, ये दिया है 1.45। 1.45 आपका डी में दिया है, डिवाई में दिया है, तो कितना हुआ 1 × 10⁻18 ESUCM इंटू 10⁻18 ESUCM। एक चीज़ तो ये आ गई, इंटू 100 था फार्मूले में। अब नीचे म्यू आई क्या है, Q × D, ये Q × D, ठीक। अब ए बी क्या है, ए प्लस बी माइनस के फॉर्मेट में, ये आप मान लेते हैं ये ए प्लस बी माइनस के फॉर्मेट में है। तो कितना आपका चार्ज का रहा, देखिए ये कितना चार्ज आया, सिंगल चार्ज आया। यूनिट चार्ज देखते हैं कंपेरिजन का, सिंगल चार्ज आया, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, 1 चार्ज आया। यानी एक इलेक्ट्रॉन का खेल है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि आपका Q हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलाम, या अगर आप लेते हैं इसको ESU में तो ये हो गया 4.8 × 10⁻10 ESU। अभी बताया मैंने आपको, यहाँ लिखा था कि ESU में चार्ज ये लेंगे इलेक्ट्रॉन का, ठीक। इनटू अब आपको क्या दिया है, बॉन्ड लेंथ दी है आपकी, दिस इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, देखिए मैं 1.5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1.5, अब आप याद कीजिए एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, इनटू 10⁻⁻10 मीटर्स। लेकिन हमारा काम मीटर से नहीं है, क्यों, यहाँ यूनिट क्या है, ESUCM, सेंटीमीटर में है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर। दैट मीन्स जेंटलमैन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 100। दिस इज 1.5 × 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ दिस इज इन सेंटीमीटर, सो इट बिकेम 1.5 × 10⁻8 cm। यहाँ लिख लिया आपने 1.5 × 10⁻8। अब देखिए ESU, ये cm है, यूनिट सेम हो गई, ESU ESU CM CM। तो दिस इज नाउ 10⁻18, ये कटा, ये -10 और -8 -18 ये कटा, ये आपका आंसर आया 1.45 डिवाइडेड बाय 4.8 × 1.5 × 100, इतना % आपका आंसर आया। तो इसमें हमने शॉर्ट वाला क्या किया, याद रखिएगा कि चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दे, ये -18 आज तक का ये देखा गया है, ये -18 ये -10 और -8 से कैंसिल हो जाएगा, हमेशा ऐसा ही होता है। तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं करें, आपने कहा 1.45 डिवाइडेड बाय 4.8 × 1.5, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। वहाँ पर आप पावर्स लिखने का इतना एडिशनल लोड मत लीजिएगा। तो ये सीधे देखिए आपका इसका आंसर है। एक बार देखिए इसको, सबसे पहले हमने म्यू ऑब्जर्व परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हुआ, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100। जहाँ पे जो भी दिया होगा डायपोल मोमेंट, वो याद रखिए हमेशा म्यू ऑब्जर्व होगा। तो म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक से आप यहाँ निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ एडिशनल इसमें, और देखिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल स्पीसीज के बाद बात करेंगे, इसके बाद और एडिशनल कुछ बनता है इसमें, और कुछ नहीं बनता। देखिए ठीक, मेरे ख्याल से पर्याप्त है आज के लिए। थैंक यू।